हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान की पार्ट 6 के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में, जिसका टाइटल है जीवों में श्वसन। आप लोगों को पता है बेटा कि सांस लेना हमारे लिए कितना जरूरी है। एक भी पल अगर आप सांस छोड़ देते हो तो आपको कितनी घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। अगर आप किसी बंद कमरे में या फिर किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो सांस लेने में घुटन जैसा महसूस होता है। सोच कर देखो कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है ये सांस लेना। हम कभी भी कोई भी काम कर रहे होते तो सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में इवन एक सिंगल सेकंड भी नहीं सोचते हैं। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, जब हम कोई खेल खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सांसों की होती है। आखिर सवाल उठता है कि सांस हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो तेजी से क्यों लेते हैं, जब सो रहे होते हैं तो हमारी सांसें धीरे क्यों चलती हैं। चलिए जानते हैं इसी तरीके के और भी प्रश्नों के बारे में। हम इस पाठ में जो सीख चुके हैं उसको एक बार रिवीजन करेंगे अभ्यास के प्रश्नों से। हमारे पास जो पहला प्रश्न है बेटा, वो पूछ रहा है कोई धावक, धावक मतलब कोई भी कह सकते हो दौड़ लगाने वाला खिलाड़ी, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। गहरी सांसें मतलब ज्यादा ऑक्सीजन। आप सभी को पता है बेटा, सांस लेना हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि सांस लेने से हम ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर में डालते हैं। हालांकि सांस लेते वक्त सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही हमारे शरीर में नहीं जाता है, इसके साथ साथ अन्य गैसें भी जाती है। पर हमारे जो फेफड़े हैं वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन है कि हम सिर्फ सांस लेते वक्त ऑक्सीजन गैस को ही अवशोषित करते हैं। बाकी सारी गैसें सांस छोड़ते वक्त एज इट इज बाहर आ जाती है। हम सभी को पता है सांस चाहे हम लें चाहे कोई भी जीव या जंतु, उन सभी को ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। ऑक्सीजन ऐसा हमारे शरीर में जाकर करता क्या है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर जो कुछ भी हमने खाया होता है बेटा, उसको पचाने में मदद करता है। जब ऑक्सीजन उन खाद्य पदार्थों के साथ जाकर जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे ढेर सारी ऊर्जा निकलती है और बेटा निकलती है ऊष्मा भी। वही ऊर्जा हमारे लिए जरूरी होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यहां पर वही कह रहा है कि एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाएं यानी मांसपेशियां, जिसके चलते हम कोई भी हाथ पैर हिला पाते हैं, कोई भी कार्य कर पाते हैं, इवन आप बोल पाते हो, चल पाते हो, बैठ पाते हो, सो पाते हो, कोई भी काम जो आप चाह कर करते हो वो सब मांसपेशियों की वजह से होता है। तो एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है क्योंकि वो उन पेशी से ज्यादा कार्य कर रहा होता है। मैं जब एक नॉर्मल तरीके से आपसे बात करूंगा बेटा तब, एक मैं चिल्ला चिल्ला कर अगर आपसे बात करूं तब, दोनों में क्या अंतर होगा। जब मैं चिल्लाऊंगा तो ज्यादा ताकत लगाऊंगा, जब मैं ज्यादा ताकत लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होगी और मैं सांसें बहुत तेजी तेजी से लूंगा। यही यहां पर कह रहा है। क्योंकि दौड़ लगाने से उसकी पेशियों ने अधिक काम किया। ऐसा करने के लिए वो सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेगा ताकि उसकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन की प्राप्ति से भोजन का विखंडन होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हमारे लिए बेटा सांस लेना जरूरी है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, यानी आप ये कहें कि इसके आने के चांसेस लगभग 70% होते हैं परीक्षा में। आप कहोगे क्यों भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप कहते हो कि 70% है, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि ये एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है और इसी के आधार पर बेटा हमने अपने जीवों को वर्गीकृत किया हुआ है। कह रहा है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में बताओ। आप सभी जानते हो हम सांस लेते वक्त वायु को लेते हैं। सांस लो, सांस छोड़ो, फिर से एक बार सांस लो और सांस छोड़ो। इसमें हम क्या ले रहे हैं, अंदर वायु को ले रहे हैं। हम जो श्वसन दिखा रहे हैं बेटा इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन ऐसे श्वसन को कहा जाता है जिस श्वसन प्रक्रिया के अंदर बेटा ऑक्सीजन को लिया जाता है वायु से। तो ये कह रहा है कि और दूसरा अवायवीय जो इसका उल्टा होगा। दोनों के बीच में आपको समानताएं और अंतर दोनों बताने हैं। दोनों में समानताएं क्या है और अंतर क्या है। पहले हम समानता की बात करते हैं। दोनों में भोजन, बेटा ये पूजन लिख गया है पूजन नहीं भोजन, ठीक है। दोनों में भोजन हो जाती है कभी कभी गलतियां, क्या हो जाता है, ठीक है। सामान्यतः हम कह सकते हैं, सामान्यतः समानता लिख सकते हो। समानता ये है कि दोनों में भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बात दोनों में कॉमन है। अंतर की बात करते हैं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति
में संभव हो पाता है। इसके अंत उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। ये वायवीय के बारे में है, ठीक है। और ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न करती हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा उत्पन्न होती है ऊर्जा, और ये कौन कौन दिखाते हैं, जैसे पौधे और जंतु में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव होता है। इसके अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही लैक्टिक अम्ल बनता है और अल्कोहल भी मिलता है। इसमें क्या मिल रहा था, इसके अंत उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा था और ऊर्जा मिल रही थी। इसमें भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसमें मिलने वाली ऊर्जा बेटा कम होती है। ऊर्जा जल्दी उत्पन्न हो जाती है और कम उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया, जो कि आपके इस प्रकार के दिखाते हैं श्वसन। अब बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, जिसे आप जीवाणु कहते हो, वो इसका प्रयोग करके अल्कोहल बनाते हैं, जिसे आप किण्वन विधि जानते हैं बेटा, पढ़ा होगा आपने, वो यहां पर हो पाता है। अगला प्रश्न है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है और इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने नोटिस किया होगा, हमारा जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है, या फिर जहाँ पर बेटा आपने देखा होगा कि फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर सांस लेने में अक्सर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में आपको भर भर के सांसें नहीं आएंगी, दम घुटेगा, छींक आएगी बेटा, और कभी कभी खांसी बहुत ज़्यादा उठने लगेगी। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि इसकी वजह से एक क्रॉनिकल डिजीज भी हो जाती है, जिसे आप दमा कहते हैं, यानी एज्मा। अब ये दमा होता क्या है, जब हमारे कह सकते हो हमारी बॉडी में जो एक पार्ट है जो फंक्शन करता है, जो कार्य करता है ऑक्सीजन को सोखने का, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, फेफड़े, वो फेफड़े कभी ना कभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। वही कह रहा है कि अगर धूल भरी इन्वायरमेंट में अगर आप सांस लेते हो तो आप क्यों छींकते हो। अब यही हम पढ़ेंगे। छींकने से अवांछित कण जो हमारे नाक में घुस गए हैं बेटा, वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कभी कभी यह कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, यानी अंदर की तरफ चले जाते हैं। तब यह गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं और हमें छींक आती है, यानी हमारे नाक में जाकर गुदगुदी जैसा कुछ करते हैं और बस हमें छींक आती है। छींकने से क्या होता है, नासा गुहा के द्वार थोड़े बड़े खुल जाते हैं और हमारे छींकने की वजह से वायु की जो रफ्तार होती है, उस रफ्तार से सारे के सारे जो धूल के कण होते हैं अंदर जो घुस गए हैं बेटा, वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर दीजिए। इन्हें ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, परख नली बी में एक जलीय पादप रखिए और परख नली सी में एक घोंघा और एक पादप रखिए। यानी घोंघा जिसे आपने देखा होगा ना, जो बारिश के दिनों में आपको दिखाई देता है, एक घोंघा लेना है और दूसरे बेटा कोई भी जलीय पौधा ले लेना है। जलीय पौधा जो जल में रहते हैं और जल से ही वो अपनी सारी पूर्ति कर लेते हैं आवश्यकताओं की। अब कह रहे हैं क्या कि इसके बाद किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सांद्रता से सबसे अधिक होगी, यानी कह सकते हो जिसकी मात्रा सबसे अधिक होगी, वो बताना है। परख नली ए में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होगी। क्यों? परख नली ए के अंदर बेटा हम किसको डाल रहे हैं, घोंघा को। घोंघा क्या है, वायवीय श्वसन दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा, वायवीय श्वसन, यानी एक ऐसी श्वसन प्रक्रिया जिसमें घोंघा क्या करेगा, वायु से ऑक्सीजन ले लेगा, यानी ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा और क्या पैदा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा। इसलिए परख नली में ए में जो था वो घोंघा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा उत्पन्न करेगा क्योंकि केवल घोंघा है। दूसरे परख नली में बेटा आपके पास जलीय पौधा है और फिर घोंघा भी है। जलीय पौधा जो है वो बेटा ऑक्सीजन की जरूरत कम रखता है, बहुत कम जरूरत होती है उसे, बल्कि आप कह सकते हो कि जो भी जरूरत होगी वो कौन बनाकर देगा उसको, वो खुद बना लेगा। जो ऑक्सीजन चाहिए भी होगा तो वो खुद बना लेता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये याद रखना, वायवीय श्वसन नहीं दिखाता है, वो क्या करता है, वायु पैदा करता है, यानी ऑक्सीजन पैदा करता है जो जलीय पौधा होता है। अब वो ऑक्सीजन पैदा करेगा और घोंघा उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा। तो कह सकते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जलीय पौधा इस्तेमाल में ले लेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। आ रहा है समझ में? देखो पहले वाले में सिर्फ घोंघा था, घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, ऑक्सीजन लेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। दूसरे वाले में जिसमें घोंघा और बेटा पौधा दोनों थे, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा,
प्रकाश संश्लेषण की विधि से उसमें ऑक्सीजन पैदा कर देगा। वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, उसको क्या करेगा, घोंघा अवशोषित कर लेगा। घोंघा जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा फिर वो पौधा ले लेगा, और ये अपने आप में एक चक्र की तरह चलता रहेगा। तो कह सकते हो कि इसमें थोड़ी सी मात्रा आपको ऊपर वाले के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिलेगी। ठीक है, अगर दूसरे वाले में पर्खनल बी में सिर्फ जलीय पौधा है, मैंने शायद इसको दूसरे वाले में डाल दिया था, जलीय पौधा है, तो जिसमें जलीय पौधा है सिर्फ उसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होगी, क्योंकि उसमें वो सिर्फ ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों में अलग अलग मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाएंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सही उत्तर पर हमें चिन्ह लगाना है। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है और उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा। मैं आपको बता दूं, जो तिलचट्टे होते हैं बेटा उनके अंदर छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं शरीर पर, उन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, दर्द उठता है, या कहते हो ना कि आप कह सकते हो क्रैम्प्स आ जाता है, वो क्या है, किसकी वजह से होता है? तो बेटा जब भी हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पूरे तरीके से ग्लूकोज नहीं टूट पाता, पार्शियली यानी कि कुछ हद तक टूटता है, कुछ नहीं टूट पाता। और जो कम टूटते हैं बेटा ग्लूकोज, वो बना लेते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं बेटा? लैक्टिक अम्ल। वो लैक्टिक अम्ल की मदद से हमारे क्रैम्प्स आते हैं बेटा, मतलब क्रैम्प्स हमारे लिए अच्छा नहीं है, या आप कह सकते हो उसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। तो लैक्टिक एसिड इसका उत्तर हो जाएगा। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्थाओं में औसत श्वसन दर कितनी होती है? बताइए बताइए कितनी होती है? 9 से 12 बार, 15 से 18 बार, 21 से 24 बार और 30 से 33 बार। तो इसका सही उत्तर है बेटा 15 से 18 बार, यानी 1 मिनट में हम लगभग 15 से 18 बार सांस लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इसको कर सकते हो, एक स्टॉप वॉच लो, घड़ी में स्टॉप वॉच चलाओ, और जब ऐसा करते हो तो नॉर्मल सांसें लो। नॉर्मल सांसें लेकर ये गिनो कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो। उच्छ्वन के पसलियां, ये क्या लिखा है? कुछ मिस प्रिंट है शायद। उच्च श्वसन के समय पसलियां, अच्छा ये कह रहा है श्वसन के दौरान, ये शायद कुछ गड़बड़ है, श्वसन के समय है ये श्वसन के समय है बेटा। श्वसन के समय पसलियां नीचे जाती हैं या ऊपर जाती हैं, वो आपको बताना है। श्वसन के समय बेटा, सांस लेते समय बेटा उच्च श्वसन होगा ये ऐसे, तो हमारी पसलियां बेटा नीचे की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से ज्यादा जगह बने, यहां पर नीचे की तरफ जाए जिसकी वजह से ज्यादा जगह बने और हमारे फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन समाहित हो, इसीलिए ये ध्यान रखना है नीचे के समय। और छोड़ते समय क्या होता है? रिलैक्स, तो ऊपर की तरफ आता है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, कॉलम ए वो है बेटा, कॉलम बी ये है। शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं एक बार के लिए पढ़ देता हूं। ये यहां पर ईस्ट है, केचुआ है, डायफ्राम है, क्लोम है बेटा, त्वचा है, अल्कोहल है, ये पत्तियां, वक्ष गुहा, मछली, रंध्र, उसके बाद मेंढक, फेफड़े और त्वचा, और लास्ट में कुछ नहीं है, वहां पर पूरा पूरा वातक है। अब कह रहा है कि इसमें मिलाओ, तो ईस्ट क्या करते हैं बेटा? बताइए ईस्ट क्या करते हैं? ईस्ट क्या करते हैं? तो हमने पढ़ा था ना, ईस्ट क्या करते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। ईस्ट क्या बनाते हैं? अल्कोहल। ठीक है। त्वचा में क्या पाए जाते हैं? बताओ, त्वचा में क्या पाए जाते हैं? त्वचा में क्या पाए जाते हैं, या त्वचा का किससे लेना देना है? केचुए से। अब कहोगे कैसे सर, त्वचा का केचुए से कैसे लेना देना है? बेटा जो केचुए सांस लेते हैं ना, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, वो त्वचा से करते हैं। किससे करते हैं? त्वचा से। तो इसीलिए मैंने इसको मैच कर दिया। पत्तियों में क्या पाया जाता है बेटा? पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। पत्तियों की अगर हम बात करें तो पत्ती भी बेटा श्वसन प्रक्रिया दिखाते हैं और वो रंध्र के द्वारा करते हैं। मछली किसके द्वारा करते हैं? बताओ, मछली किसके द्वारा करते हैं? या मेंढक किसके द्वारा करते हैं? तो मेंढक बेटा फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा करते हैं। ठीक है। अब आ गया भैया यहां पर डायफ्राम का किससे लेना देना होगा? क्या डायफ्राम का क्लोम से लेना होगा या फिर बेटा वक्ष गुहा से होगा? और नीचे और भी एक ऑप्शन था, देख लेते हैं क्या है, फिर उसके हिसाब से सोचेंगे। और ये यहां पर वातक है। बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताना जरा।
क्या आएगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। जल्दी बताओ क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बताएंगे बेटा। डू इट फास्ट, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जल्दी से बताओ क्या आएगा। देखो इसके उत्तर पे आ जाओ अब। ये हमारे पास उत्तर है बेटा। ईस्ट अल्कोहल बनाएगा, डायफ्राम वक्ष गुहा में होता है हमारा। उसके बाद त्वचा केचुआ, पत्तियां रंध्र, ये बता दिया मैंने। मछलियों में बेटा क्लोन होता है, और मेंढक बेटा फेफड़े और त्वचा से करते हैं श्वसन की प्रक्रिया। बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या फिर असत्य। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्तियों की श्वसन दर धीमी हो जाती है। गलत जवाब है ये, क्योंकि जब आप व्यायाम ज़्यादा करते हो तो आपकी पेशियों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब आपकी पेशियों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी बेटा तो आपकी श्वसन दर भी बढ़ जाएगी। तो ये गलत है। तो यही आपको अगर सत्य करके लिखने के लिए बोलता तो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वही लिखना पड़ता। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन केवल रात्रि में। ये भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ये बात सही है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये बोलकर इसने गलत कर दिया जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। नहीं, पादपों में बेटा श्वसन दिन और रात दोनों में चलता है, ठीक है। यानी श्वसन की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, पादपों में भी श्वसन होता है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। बताइए सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है घ, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। नहीं जी, उनके लिए क्या होता है, गिल्स जिसे बोलते हैं। गिल्स को हम क्या पढ़ चुके हैं, क्लोम। क्या कहते हैं बेटा, क्लोम। उसके बाद आगे आ जाओ। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बताइए, अंतः श्वसन मतलब हो गया अंदर की तरफ लेना। जैसे अभी मैंने पढ़ा था ना कि अंतः श्वसन के समय डायफ्राम नीचे आता है या ऊपर, तो आप बोलेंगे अंतः श्वसन के समय बेटा डायफ्राम नीचे जाता है, जिससे कि आयतन बढ़ जाए, स्पेस बढ़ जाए, और हमारा जो फेफड़ा है उसको जगह मिल जाए खुलने के लिए। तो ये याद रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाएं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे विकर्ण के रूप में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम को खोजिए और इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। जैसे कीटों की वायु नलियां, कीटों की वायु नलियां, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, वक्ष गुहा का पेशीय तल, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, किसे कहते हैं, रंध्र को कहा जाता है ना। कीट के शरीर पे पार्श्व भागों में छोटे छोटे छिद्र, उसको क्या कहते हैं। वे छिद्र जिनसे हम सांस लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। और उसके बाद बेटा एक अवायवीय जीव का नाम, श्वास प्रणाली तंत्र का एक जीव। इसके उत्तर में बेटा आप ऐसे करके मार्क कर लोगे। देखिए ईस्ट है, रंध्र है, और ये श्वास प्रणाली है। उसके बाद तिलचट्टा है, फेफड़े हैं, और बेटा श्वास रंध्र है। उसके बाद नासा द्वार है। इन सभी को आप मार्क कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है बेटा, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोग होते हैं बेटा, वो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन से सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो लेकर जाते हैं, बिल्कुल। अब कहता है कि क भाग, 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। बताइए क्या बात सही है। 5 किलोमीटर से ऊपर वायु की ऊंचाई वायु नहीं होती है, वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। बात तो ये भी सही है। अब ये कह रहा है कि वायु होती ही नहीं है, वायु होती नहीं है। मैंने ये गलत स्टेटमेंट लिख दी भाई, वायु होती नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। वायु तो हर जगह है, लेकिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ये आप कह सकते हो। ये अगर होता तो ये सही था, फिलहाल ये गलत हो जाएगा। वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। बात तो ये सही है। वहां वायु का ताप भूताप से अधिक होता है। वायु के ताप से क्या लेना देना है वैसे तो, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर जाते जाते वायु ठंडी होती है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि उल्टा होता है। पर्वत पर वायु दाब बेटा भूतल से कम होता है, ये याद रखना। जैसे जैसे ऊंचाई आप प्राप्त करोगे वैसे वैसे बेटा आप देखोगे कि वायु दाब कम होता चला जाता है। तो बस इतना ही है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। चैनल में इधर कहीं, यहाँ पर कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा, मर्जी आपकी करनी है तो कर लो, वीडियो को लाइक करना है तो कर दो, सब्सक्राइब करना है चैनल को कर लो। और हाँ, कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो हमारे चैनल को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं बेटा, तो आप
पक्का पक्का वो सजेशन जरूर देना। वीडियो पसंद ना आए तो बेशक डिसलाइक मार दो, रीजन बता कर जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए बेटा। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।